रिसोर्स क्या होता है? बहुत ही आसान सा वर्ड है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझसे बहुत से 8th के बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे लिए कंटेंट यहाँ पे थोड़ा कम रहता है, लेकिन सिंपल बात समझिए कि जो 8th है उसका अपग्रेड वर्जन आपको 10th में मिलेगा, और जो 10th है उसका अपग्रेड वर्जन आपको कहाँ मिलेगा? 12th में मिलेगा। ऐसे ही जो 7th के बच्चे हैं उनका अपग्रेड वर्जन कहाँ मिलेगा? आपको 9th है, और जो 9th का है उनको 11th मिलेगा। जो आपका एनसीईआरटी हो किस हिसाब से डिजाइन की गई है, तो समझते हैं जो 8th के बच्चे हैं उनके लिए भी रिसोर्स का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, और जो आपके 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और हमेशा बनते हैं। ठीक है, ये फेवरेट कहीं ना कहीं टॉपिक रहा है हमेशा सीबीएसई का। एक बार समझते हैं क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। हियर आई एम प्रभात द्विवेदी, एज यू नो दैट ऊपर आका है नीचे काका है, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले समझना मेरी बात को, रिसोर्सेस क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो सिंपल वर्ड में समझना कि वो सब कुछ जो आपकी नीड को पूरा करे वो क्या होगा? रिसोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है? ये पेन है। क्या ये रिसोर्स है? बिल्कुल रिसोर्स है। क्यों क्यों? क्योंकि ये आपकी नीड को पूरा करता है। क्या ये जो पीछे डिजिटल बोर्ड है क्या एक रिसोर्स है? यस, रिसोर्स है, हमारी हेल्प में, हमारी पढ़ाई में हेल्प करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके सामने जो रिमोट रखा हुआ है एसी का, क्या ये एक रिसोर्स है? यस, रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी नीड को फुलफिल करता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मोबाइल है क्या ये रिसोर्स है? यस, रिसोर्स है, क्योंकि ये आपकी नीड को फुलफिल करता है। तो सब कुछ चीजें जो आपकी नीड को फुलफिल करती हैं वो सारा क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। ये क्लास 8th की डेफिनेशन है, लेकिन जब मैं क्लास 10th को पढ़ता हूं, जब मैं क्लास 10th को समझता हूं, तो वहां पे 3 वर्ड आपके सामने एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं। अब वो क्या है? इसमें लिखा हुआ है रिसोर्स वो सब कुछ होगा जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा, लेकिन साथ में उसे 3 पॉइंट्स में और फिट होना चाहिए। पहला क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये क्या है एक बार को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक बच्चा है, लेट सपोज दैट मैं बात करूं कि हमारे सामने एक बच्चा है और उसका नाम क्या है? विनय। अब मान लेते हैं विनय के गांव में उसका सपना आता है, भगवान ने सपना दिया कि बेटा विनय तुम्हारे घर के आसपास 3 तेल के कुएं हैं। सपना आ गया, न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि उसके पास तेल के कुएं हैं, यानी कि उसके पास अब क्या है? उसको पेट्रोल मिलने वाला है। ठीक है, पेट्रोल मिलने वाला है। अब पेट्रोल मिलने वाला है, लेकिन उसके पास कोई भी मशीन नहीं है जिसकी हेल्प से वो उस पेट्रोल को बाहर निकाल पाए, उस ऑयल को बाहर निकाल पाए। तो अगर वो ऑयल को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होगा तो भी वो रिसोर्स नहीं बन सकता। समझ में आ गया? टेक्नोलॉजिकल एक्सेस होना चाहिए, तभी वो रिसोर्स आपके काम का, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। कुआं में पड़ा हुआ है, आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्या मतलब का? लेट सपोज दैट विनय जो विनय थे उन्होंने कहीं से मशीनें इकट्ठा कर ली, जुगाड़ कर लिया, इसके बाद उस पेट्रोल को उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन जो पेट्रोल मार्केट में 100 मान लेते हैं 4 रुपए का मिल रहा है प्रेजेंट में जो आपको पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन विनय जो भाई साहब हैं वो इस पेट्रोल को कितने बेच रहे हैं? वो 1000 में बेच रहे हैं। उन्होंने जो भी किया अपना प्रॉफिट लगाया, कितने बेच रहे हैं? 1000 में बेच रहे हैं। तो क्या ये 1000 का पेट्रोल आप लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों? इतना महंगा कौन लेगा जब हमारे पास ऑलरेडी 104 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। तो ऐसा आपको चाहिए जो आपके पॉकेट में फिट हो सके, वो भी रिसोर्स आपके काम का होगा। अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, अगर इकोनॉमिकली आपके काम का नहीं है, तो भी वो रिसोर्स किसी भी काम का नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तीसरा पॉइंट ये है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मान लेते हैं कि अफवाह फैल गई कि विनय ने जो पेट्रोल कुएं से निकाला है, उस पेट्रोल को जो भी अपनी गाड़ी में डालेगा उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, फट जाएगी। अब ये अफवाह पूरे गांव में, पूरे शहर में फैल गई, तो आप भले ही 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हो, आप भले ही मशीनों के हेल्प से निकाल रहे हो, लेकिन अगर ये अफवाह फैल गई तो भी लोग आपका पेट्रोल यूज करना बंद कर देंगे। तो यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तो उसको लोग भी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपका रिसोर्स नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स सिंपल सी बात यहां पे ये है कि रिसोर्स वही होगा जो आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा और कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा, वही रिसोर्स कहा जाएगा। अगर वैसा रिसोर्स नहीं है तो वो रिसोर्स किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। जब हम इंसानों के बारे में बात करेंगे तो जो भी हम इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं 3 फैक्टर्स में काम करते हैं। पहला फैक्टर्स क्या है कि मान लेते हैं कि अगर मैं कोल निकालने की बात करूं, ठीक है, कोल कहां से निकलता है? कोल आपका निकलता है
फिजिकल इन्वायरमेंट से, यानी कि नेचर से कोल निकलता है। और जब कोल निकलेगा उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, मशीन चाहिए होंगी। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए होंगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी। और टेक्नोलॉजी जब होंगी तो वहां पर क्या बनेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ऐसा नहीं कोई एक मशीन लेके पहुंच जाएगा तेल कोयला या तेल निकाल लेगा। उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेंगी, फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा। तो इस तरीके से जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कैसे रहते हैं, हम तीनों फैक्टर्स के बीच में इंटरडिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, उन तीनों के बीच में ह्यूमन बीइंग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और इसी की हेल्प से हम रिसोर्स को निकाल पाते हैं, यूज कर पाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे समझते हैं कि रिसोर्स के टाइप कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। बेसिकली जब मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बेसिकली रिसोर्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप क्या है आपके सामने, एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ में। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो कौन सी चीजें हैं जो जल्दी खत्म होती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो बहुत टाइम के बाद खत्म होती है, खत्म ही नहीं होती हैं। तो इसके बिहाफ में अगर देखा जाए तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या होता है, रिन्यूएबल, दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। अगर आप रिन्यूएबल वर्ड में ठीक से समझेंगे तो आपको यहां पे एक वर्ड दिखेगा, रीन्यूएबल। रीन्यूएबल यानी कि अपने आप को दोबारा से न्यू करने की एबिलिटी जिसके अंदर होगी, ऐसे रिसोर्स क्या कहलाएंगे, रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब खुद सोचिए आपके सामने क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, लाइक आपकी सोलर एनर्जी हो गया, लाइक आपका विंड एनर्जी हो गया, लाइक आपकी सॉइल हो गया, लाइक आपकी और क्या हो सकता है, एयर हो गया। ये सारा जो है ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये सब कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। यानी कि अगर आप एक टाइम तक छोड़ दें तो जो सॉइल होती है वो अपने आप को फिर से, अपनी जो फर्टिलिटी है, अपनी जो क्वालिटी उसको फिर से रिगेन कर लेती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। वो सारे रिसोर्स जो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, नॉन रिन्यूएबल। मतलब सिंपल सी बात है कि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि अपने आप को फिर से रिन्यू कर पाए, दोबारा से भर पाए। दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मेटल हो गया या कोल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से बन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इसको रख दूंगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, तो क्या ऐसा लगता है कि 1 का 2 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, ये उसका छोटा बच्चा आ जाएगा कि हाँ सर ये पापा हो गया, इसका छोटा बच्चा हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात यह है कि नॉन रिन्यूएबल वो होंगे, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो सारे जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल है, अब कोल का स्टॉक हमारे पास फिक्स है, खत्म हो जाएगा, दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ सेकंड बात करेंगे ओरिजिन के बिहाफ में, कौन पहले जन्मा, कौन बाद में जन्मा, कौन जन्म ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किस में लाइफ होती, किस में लाइफ नहीं होती, वो क्या होते हैं, ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अभी भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका क्या होता है बायोटिक, दूसरा का आपका क्या होता है अबायोटिक। देखिए बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, बायो मीन्स होता है आपका लाइफ। तो जिस चीज में, जिस रिसोर्स के अंदर लाइफ होगी वो क्या हो जाएगा, बायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। और जिसमें लाइफ नहीं होगी वो क्या हो जाएगा, अबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। बायोटिक हम लोग सांस लेते हैं ना, तो क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। एनिमल सांस लेते हैं, बायोटिक में हो जाएंगे। जो प्लांट्स होते हैं सांस लेते हैं, बायोटिक हो जाएंगे। फ्लोरा फौना या हम इंसान बायोटिक हो जाएंगे। अच्छा, ये पेन सांस लेता है क्या, हाँ सर मैंने कल देखा था ये सांसें ले रहा था ऊपर नीचे। अरे नहीं भाई ये नहीं लेता, तो ये क्या हो जाएगा, अबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, मेटल हो गया, मशीन हो गया, एसी हो गया। अब सर मत बोलना है कि सर कूलर तो सांस लेता है ना, हवा देता है, वो सांस नहीं लेता, वो मैकेनिज्म होता है। तो ऐसा नहीं सोचना, उल्टा सीधा ही बात मत सोचना। ठीक, आगे बात करेंगे ओनरशिप के बिहाफ में। ओनरशिप मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। अब इसके बिहाफ में भी हम रिसोर्स को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार आपको समझाऊंगा डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें कुछ समझाना पड़ेगा। पहले समझते हैं डेवलपमेंट क्या होता है, बाद में इसको समझ लेंगे। डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट के बिहाफ में कौन सी चीजें डेवलप हुई हैं, कौन सी चीजें डेवलप नहीं हुई हैं, इसके बिहाफ पे भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका पोटेंशियल रिसोर्स। ये क्या होता है कि ऐसे हमारे इंडिया में या किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वो रिसोर्स पाया जाएगा, पूरे कंट्री में या पूरे रीजन में नहीं पाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा, लेकिन उसमें उतनी पोटेंशियल है कि अगर उसको सही से यूज किया जाए तो वो वहां की स्कार्सिटी को, वहां की प्रॉब्लम को, वहां की एनर्जी को पूरा कर सकता है,
वहां के स्कार्सिटी को खत्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमारे राजस्थान में, हमारे गुजरात में सोलर और विंड की अच्छी खासी पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक हम सोलर और विंड एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए, यानी कि प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए। दैट मींस सोलर और विंड एनर्जी जो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, ये एग्जांपल क्या हो जाएगी आपके पोटेंशियल रिसोर्स की, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल है। ये समझना पर्टिकुलर रीजन पे पाई जाएगी, पूरे इंडिया पे या पूरे वर्ल्ड में वो चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। जब मैं बात करूंगा डेवलप्ड रिसोर्स, ये क्या होता है? ऐसे रिसोर्स जो क्वालिटी के बिहाफ में, क्वांटिटी के बिहाफ में इनको जांचा जा चुका है, परखा जा चुका है, हमारे इंडिया में कितना ये मिलने वाला है, कितना नहीं मिलता, वो क्या कहलाएगा? डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में को पता है कि हमारे इंडिया में कोल कितना है, हमें पता है कि डायमंड कितना है, हमें पता है गोल्ड कितना है, हमें पता है पेट्रोलियम कितना है। तो ये सब चीजें हमने क्वालिटी के बिहाफ में, आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो कोल है वो किस क्वालिटी का मिलता है, एंथ्रेसाइट का है कि लिग्नाइट का है कि बिटुमिनस का है कि पीट का है, ये सारी क्वालिटी हमको पता है। तो इसके बिहाफ में हम ऑलरेडी सब कुछ डिटरमाइन कर चुके हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है कि हमारे ग्लोब में, हमारे यूनिवर्स में वो अच्छे खासे अमाउंट में है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस ठीक से नहीं है, इसलिए अभी तक इस रिसोर्स को हम यूज नहीं कर पाए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल अभी तक एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है। कुछ कंट्री इसको एज अ एक्सपेरिमेंटल यूज कर रही है, लेकिन अभी तक ये लार्ज स्केल पे यूज होना शुरू नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी कहां पे आ जाएगा? स्टॉक रिसोर्स में। न्यूक्लियर एनर्जी अगर बात करें तो वो भी अभी तक देखा जाए सही से उसको यूज करना शुरू नहीं किया गया है, तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे, यहां पे लास्ट में क्या लिखा है? रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स वो होता है कि जो रिसोर्स आज है लेकिन उसको फ्यूचर नीड के लिए, फ्यूचर यूज के लिए हमने उसको रिजर्व कर रखा है, प्रिजर्व कर रखा है, तो क्या कहलाएगा? आपका रिजर्व रिसोर्स। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके थर्मल पावर प्लांट से भी जनरेट होती है, लेकिन इसके अलावा भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से भी लाइट जनरेट करते हैं, डैम बना करके। आपने देखा होगा ना, रिवर में डैम बना करके। लेकिन अभी भी सारे रिवर्स में डैम नहीं बने हुए हैं, ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में डैम नहीं बने हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो डैम है ये क्या होते हैं? यहां से लाइट बनती है। तो इसलिए जो उस वाटर को हमने प्रिजर्व कर रखा है फ्यूचर नीड के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, तो क्या कहलाएगा? आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, ये क्या कहलाएंगे? आपके रिजर्व रिसोर्स के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं वापस से आकर के ओनरशिप के बिहाफ में। ओनरशिप मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। चार टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा? आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, मेरा खुद का। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वॉच है, अब इसको मैं सिर्फ मैं ही यूज करता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगी? इंडिविजुअल रिसोर्स। मेरा घर है, उसमें सिर्फ मैं और मेरी फैमिली रहती है, यानी कि एक ही आइडेंटिटी, एक ही एंटिटी उसमें रह रही है और अपनी नीड को पूरा कर रही है, तो क्या कहलाएगी? वो इंडिविजुअल रिसोर्स। मैंने अपने घर में एक बनाया स्विमिंग पूल, वहां पे छपाके मार रहा हूं, क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स। यानी कि मेरा स्विमिंग पूल, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी लैंड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल रिसोर्स, खुद की है। बट जब मैं बात करूंगा कम्युनिटी रिसोर्स, क्या होगा? तो ऐसी चीज जिसमें पूरी कम्युनिटी अपनी नीड को फुलफिल करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो गांव में आपने देखा होगा, गांव में तालाब होते हैं, पॉन्ड होते हैं, और उस तालाब में पूरा पूरा जो गांव होता है अपनी नीड को फुलफिल कर रहा होता है ना। एक घर नहीं, 100 घर, 50 घर भी लोग जाकर के वहां पे अपनी नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो विलेज पॉन्ड, ध्यान देना, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और सीबीएसई में पूछा जा चुका है कि विलेज पॉन्ड किसका एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपकी 1 मार्कर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए। तो विलेज पॉन्ड किसका एग्जाम्पल होगा? कम्युनिटी रिसोर्स का। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल पॉन्ड आपके जो घर में बना हुआ होगा, स्विमिंग पूल काइंड ऑफ, वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। ध्यान देना चाहिए, इसमें गलत मत करना, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। नाउ अब आगे बात करेंगे व्हाट इज नेशनल रिसोर्स। हमारे देश के अंदर बाउंड्री में, इंटरनल बाउंड्री में जो भी रिसोर्स मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ये तीन के तीनों रिसोर्स जो आपके इंडियन बाउंड्री के अंदर मिलेंगे वो भारत का रिसोर्स हो जाएगा। किसी और कंट्री में मिल रहा है तो उस कंट्री का रिसोर्स हो जाएगा। तो नेशनल रिसोर्स क्या होगा कि विद इन टेरिटरी जो भी रिसोर्स आपको मिलने वाले होंगे, कुछ भी हो, वो सारे रिसोर्स क्या होंगे? नेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाएंगे। नाउ जब बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होगा, तो ओशियन, इसमें किसी एक कंट्री का हक नहीं होता, सारी कंट्री का हक होता है, तो ओशियन कहां पे आ जाएगा?
इंटरनेशनल रिसोर्स में आ जाएगा। स्पेस हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अबव 200 नॉटिकल माइल। अब ये पॉइंट क्या है, आइए समझते हैं इसको। आपके सामने ये जो एक मैप दिख रहा है, ये मैप अगर देखा जाए इंडिया का है, भारत का है, ये हमारा प्यारा भारत है। और ये जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही है सारी क्या है, ये आपकी हमारे कोस्टल रीजन है। इसके बाद मैंने एक डॉटेड ब्लू किया हुआ है, फिर दो ऑनलाइन मैंने बना रखी हैं। जो आपकी ये पहला नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये रीजन यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जब आप आएंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना चलना पड़ेगा। अगर आप सी में अप्रोक्सीमेटली 12 नॉटिकल माइल तक आगे आते हैं, कितना, 12 नॉटिकल माइल तक आते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं कि 1 नॉटिकल माइल जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10606 क्या होता है, मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपको समझना है, नॉटिकल माइल, सॉरी ये आपका किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा नॉटिकल माइल में, मैं अगर अपने मेन कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल तक आगे आता हूं तो वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल सी कहलाएगा। और यहां पर जो आपके इंडिया होगा, जो जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे, उसका कंप्लीट पावर रहता है, कंप्लीट कंट्रोल रहता है। नाउ जब आगे बात करेंगे, अगर मैं इसमें 12 में और एक 12 जोड़ दूं, यानी कि 12 में एक और 12 जोड़ दूं, तो हो जाएगा 24 नॉटिकल माइल। तो ये क्या होता है, कंटिगुअस जोन। 1 से लेकर के यहां तक जो होगा आपका कंटिगुअस जोन कहलाता है। इसमें उस कंट्री का कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, जो समुद्र से जुड़े हुए, जो सी से जुड़े हुए लॉ होते हैं, उन लॉ को बना सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक जो भी रिसोर्स, मान लीजिए यहां पे हमें पेट्रोलियम मिलता है, वो सारा कंट्रोल किसका है, उस कंट्री का है। उस मान लेते इंडिया के पास मिला तो इंडिया का हो जाएगा। तो अब इस पेट्रोलियम को हम कैसे यूज करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ हमारा हक है, हमें किसी और कंट्री से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं यहां पर हमें कुछ मिलता है, तो इसके लिए हम सी लॉ बना सकते हैं कि हाँ कितना हम ट्रेड करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये सारा कुछ हम काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे, ये जो लिखा हुआ है EEZ, ये क्या होता है, ये इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि यहां पर इस एरिया पर अगर आप आ रहे हैं, दैट मींस अगर मैं यहां से बात करूं और यहां तक, तो 200 नॉटिकल माइल क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल तक ये डॉटेड पॉइंट हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा कि अगर आपको काम करना है, अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री के हेल्प से ही ट्रेड करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने मूवी देखी होगी पुष्पा 2, उसमें आपने ध्यान देखा होगा कि जो पुलिस ऑफिसर था, इस पॉइंट के बाद आगे जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया था, देखा था ना, जब वो जहां से जा रहा था तो क्यों नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि अब वो नेशनल बाउंड्री से बाहर जा रहा था। इस लाइन के बाहर इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन के बाहर को बोलते हैं ओपन सी। मतलब अब जो है, अब इंडिया का या उस कंट्री का कंट्रोल नहीं है, अब इसके लिए आपको इंटरनेशनल बाउंड्री में इंटर करना पड़ेगा। तो समझना बात को कि 200 नॉटिकल माइल से ऊपर जो भी जोन होगा सी में, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा। वो जोन क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा, इंटरनेशनल जोन के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर अगर आपको कुछ भी रिजर्व मिलता है तो वो आपका ओपन सी में आएगा, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा, उस कंट्री का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब हो सकता है कि इसके पास कोई और कंट्री हो, वो उसके टेरिटोरियल सी के अंदर आ जाए तो उसका पावर हो जाएगा। तो ये वाली बात है। तो ये समझना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 200 नॉटिकल माइल से बाहर जो भी रिसोर्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है, जो पूरा आपका जो टॉपिक है कि रिसोर्स और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, या कोई और टॉपिक आपको समझना है, तो कमेंट करिए। कमेंट करना जरूरी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगी, और मुझे भी आगे अलग वीडियो बनाने में, या जिस टॉपिक को आपको समझ में दिक्कत आ रही है उस पर मुझे बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, कमेंट करिएगा। ओके।